वेलकम टू पवित्रा एकेडमी। और आज हम जो पेपर डिस्कस करेंगे सीटेट का, वो आया था हमारा 9 दिसंबर 2018 को। ये रहेगा हमारा पेपर 2। और पेपर स्टार्ट करने से पहले ही मैं आपको बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट एग्जाम्स एवर हेल्ड इन द हिस्ट्री ऑफ सीटेट। तो थोड़ा सा जम के बैठना पड़ेगा, इनको समझना पड़ेगा। और समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कुछ क्वेश्चंस में जो कि न्यू थे हमारे लिए, जो कि एक कन्वेंशनल तरीका होता है, वो वाले क्वेश्चन नहीं थे। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उनको समझाने के लिए कुछ स्लाइड्स को भी ऐड किया है। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप जम के बैठिएगा। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि एट द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे जो हमारे सीडीपी सेक्शन से रहे हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। यस, और फर्स्ट क्वेश्चन इज क्रिएटिविटी इज थॉट टू बी रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ। देखिए सीधी सी बात है, जो सृजनात्मकता है या क्रिएटिविटी है वो किससे रिलेटेड होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग से। ठीक है, आप सभी को पता है डाइवर्जेंट थिंकिंग या विविध सोच, या इसको एक और नाम है क्या? अपसारी चिंतन। ठीक है जी, ये उससे रिलेटेड होती है। मीन टू से जो हमारी क्रिएटिविटी होती है उसमें हम एक ही समस्या के कई अलग अलग समाधान सोच पाते हैं। जो क्रिएटिव थिंकर होते हैं वो, और जो इस प्रकार से सोचना होता है वो हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। और इसी के अपोजिट जब हम अलग अलग फैक्ट्स के आधार पर कोई एक सॉल्यूशन निकालते हैं या किसी एक निर्णय तक पहुंचते हैं, तो वो होती है हमारी कन्वर्जेंट थिंकिंग। लेकिन क्रिएटिविटी के लिए क्या है? डाइवर्जेंट थिंकिंग जरूरी होती है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, द एक्सेप्टेबल साउंड कॉम्बिनेशंस ऑफ ए लैंग्वेज आर स्पेसिफाइड इन इट्स डैश रूल्स। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश नियमों के अंतर्गत रखा जाता है या बताया जाता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये हमारा किससे रिलेटेड है? लैंग्वेज से। मीन टू से लैंग्वेज पेडागोजी से ये रिलेटेड है। हम कह सकते हैं हिंदी पेडागोजी या इंग्लिश पेडागोजी में ये क्वेश्चन इंक्लूड होता है। और देखिए जहां पर भी शब्द आए साउंड या ध्वनि, वो किससे रिलेटेड होता है? फोनोलॉजी से। ठीक है जी, फोन फोन सुना है ना आपने, जिससे बात करते हैं। फोन का मेन पर्पज क्या था? बात करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो मतलब बात करना मतलब सुनना, सुनना मतलब ध्वनि, ध्वनि मतलब साउंड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसको हम इंक्लूड करेंगे किसमें? फोनोलॉजिकल में। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The position where thought patterns are influenced by language is called। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं, यस क्या कहते हैं? देखिए इसके आंसर को जानने से पहले हम एक बार इससे रिलेटेड जो पीपीटी है उसको देख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट कहाँ से बना है। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। अब देखिए समझते हैं लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म होता क्या है। द आइडिया दैट लैंग्वेज शेप्स द वे इन विच वी व्यू एंड थिंक अबाउट द वर्ल्ड। ये एक आइडिया है जो कहता है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है वो शेप करती है किसको? हमारे व्यू और थिंकिंग को अबाउट आवर वर्ल्ड, कि हम अपनी दुनिया के बारे में क्या सोचते हैं या उसको हम कैसे देखते हैं, उस पे हमारी लैंग्वेज का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। ये क्या है कॉन्सेप्ट? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। और यही पूछा गया था उस क्वेश्चन में। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं। अगर इन फ्यूचर इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है तो ये किसने दिया था? इट इज ऑल्सो नोन एज सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस। ये जो एक कॉन्सेप्ट है इसको हम सैपिर-वॉर्फ हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और किस किसने दिया थे? एडवर्ड सैपिर एंड हिज स्टूडेंट बेंजामिन ली वॉर्फ। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर ये दिया था। और ये है जी ये दोनों, ये है हमारे बेंजामिन वॉर्फ और ये कौन है? एडवर्ड सैपिर। तो इन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म। और उसी के बिहाफ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो वहां पर बना हुआ है। ओके, इट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा? लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, मीन टू से ऑप्शन नंबर
वन या भाषा निर्धारित। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि repairs appliances by testing hypothesis about the cause of the malfunction based on his experiences with the symptoms he uses। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। वह उपयोग करता है, यस, किस चीज का उपयोग कर रहा है वह? देखिए इसमें क्या है कि पहली बात वो अपने एक्सपीरियंसेस का यूज कर रहा है, एंड सेकंड थिंग वो क्या कर रहा है? टेस्टिंग हाइपोथेसिस, मीन टू से परिकल्पना का परीक्षण कर रहा है। और देखिए जब हम कुछ चीज खोज कर निकालते हैं, जब हम कुछ ढूंढते हैं, जब हम कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? यूरिस्टिक्स या अनुमानी विधि। तो वो ऐसा करके अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है या यूरिस्टिक्स का प्रयोग कर रहा है। और जैसा कि आपने देखा है कि कुछ खोजने से रिलेटेड ही है हमारा यूरिस्टिक मेथड, जो टीचिंग मेथड्स में हम डिस्कस करते हैं यूरिस्टिक मेथड, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। दिव्या ऑफन डिवाइड्स द असाइन्ड जॉब इनटू स्मॉल टास्क्स व्हिच शी कैन हैंडल इजीली। शी इज यूजिंग। यस, वो क्या कर रही है? दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, किस चीज का उपयोग करती है? देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है सेकेंडरी इलेबोरेशन, फंक्शनल फिक्सडनेस और रिडक्शनिज्म, इनके बारे में अभी हम जानेंगे। बाकी अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन की तो उसका आंसर क्या है? सब गोल एनालिसिस। सब गोल एनालिसिस मतलब क्या? सब मतलब छोटा और गोल मतलब लक्ष्य। छोटे लक्ष्य करके और उसकी एनालिसिस करती है। क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा है। बाकी आने वाले एग्जाम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। तो चलिए एक बार समझ लेते हैं क्या होता है सेकेंडरी इलेबोरेशन, फंक्शनल फिक्सडनेस और रिडक्शनिज्म। और अगर अब हम बात करें सेकेंडरी इलेबोरेशन की, देखिए इलेबोरेट करना, विस्तार करना, द्वितीयक मतलब सेकेंडरी विस्तार करना है। सेकेंडरी का मतलब क्या होता है? ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो टर्म है, ये जुड़ी हुई है किससे? ड्रीम्स एनालिसिस से। ठीक है जी। और जब भी एनालिसिस ऑफ ड्रीम्स का नाम आएगा तब नाम आएगा किसका? सिगमंड फ्रायड का। ठीक है जी। और ये जो टर्म थी ये भी सिगमंड फ्रायड ने ही दी। ठीक है। एक्चुअली हुआ क्या था, 1899 में सिगमंड फ्रायड की एक बुक आई और उस बुक का नाम क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है जी। 1899 में सिगमंड फ्रायड ने एक बुक प्रकाशित की, उसका नाम क्या था? इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। उसमें उन्होंने ड्रीम्स के बारे में बताया, समझाया कि क्या होता है और कैसे होता है। लेकिन वहीं पर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी दिया सेकेंडरी इलेबोरेशन, जो कि हम अपनी लाइफ में करते हैं, नेचुरल सी बात है, नॉर्मल सी बात है। तो एक बात तो आप ये समझ के चलें कि जो ड्रीम्स होते हैं वो देखने का काम किसका होता है? हमारे अनकॉन्शियस माइंड का। हमारा अनकॉन्शियस माइंड ड्रीम देखता है। और जब हम सुबह उठते हैं हमें वो ड्रीम कुछ याद रहता है, कुछ नहीं रहता है, हल्का फुल्का याद रहता है। लेकिन धीरे धीरे आपने ये भी देखा होगा कुछ टाइम के बाद में वो फेड होता चला जाता है और वो थोड़ी देर के बाद में गायब हो जाता है। या आपने ये भी नोट किया होगा कि हमें केवल वही ड्रीम्स ज्यादा याद रहते हैं जो हम उस टाइम पे देखते हैं जब हम उठने वाले होते हैं। मीन टू से जब एक कनेक्शन होता है जहां पर हमारा अनकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड के संपर्क में आता है, हमें केवल वही ड्रीम याद रहता है जिसका कुछ पार्ट कॉन्शियसनेस में आ चुका है। फिर हम उसको जब किसी के सामने बताते हैं तो आपने देखा होगा कि हम कुछ चीज़ों को जो फेड हो चुकी हैं, जो चीज़ें हम भूल चुके हैं, उनमें हम कुछ ऐड कर देते हैं, कुछ और ज़्यादा डिटेल डाल देते हैं, कुछ उनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, अपने अकॉर्डिंग हम कुछ चीज़ों में चेंज कर देते हैं। और इस तरीके से जो हमारा इलेबोरेट करना होता है वो कहलाता है सेकेंडरी इलेबोरेशन या द्वितीयक विस्तारण, जो कि इस क्वेश्चन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। आफ्टर दैट अगर मैं बात करूं फंक्शनल फिक्सडनेस, यस, व्हाट इज फंक्शनल फिक्सडनेस? फंक्शनल फिक्सडनेस के बारे में आप लिख सकते हैं इट इज
अपोजिट टू इनसाइट। इनसाइट क्या होती है? अंतर्दृष्टि। ठीक है जी, जो अंतर्दृष्टि होती है उसकी बात कर रहे हैं यहां पर। उसका अपोजिट क्या होता है? फंक्शनल फिक्स्डनेस। देखिए अंतर्दृष्टि क्या होती है कि जब हमें एकदम से किसी चीज का स्पॉन्टेनियस कोई सोल्यूशन मिलता है, कोई प्रॉब्लम हमारे दिमाग में चल रही है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई है, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच गई है, वहां पर जाते जाते कई बार क्या होता है एकदम से हमारे दिमाग में आता है यूरेका, है ना, एकदम से इनसाइट जागृत होती है और हमें उसका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें फिक्स्डनेस या जड़ता, तो आप शायद समझ सकते हैं कि जब हमारा मस्तिष्क जो जड़ हो जाता है, हम किसी चीज का सॉल्यूशन नया नहीं निकाल पाते हैं, हमारी इनसाइट जब उस चीज को लेकर काम नहीं करती है, तो उसको हम कहेंगे क्या? फंक्शनल फिक्स्डनेस। और इस क्वेश्चन से इस चीज का भी कोई लेना देना नहीं था। और अब अगर हम बात करें रिडक्शनिज्म, यस व्हाट इज रिडक्शनिज्म? या कम करने की विधि, है ना, रिडक्शन करना, रिड्यूस करना, कम करना, तो वो क्या होता है जी? तो इसका जवाब है रिडक्शनिज्म इज अपोजिट टू होलिज्म। ठीक है जी। होलिज्म का मतलब क्या होता है कि जब हम किसी चीज को एज ए होल देखते हैं, संपूर्ण देखते हैं, कंप्लीट कंसीडर करते हैं। और वहीं पर रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हो जाएगा? जब हम किसी चीज को टुकड़ों में देखते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका आंसर यह भी नहीं होगा। हालांकि ये क्वेश्चन से हल्का फुल्का मिल रहा है, लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो क्या होगा? सब गोल एनालिसिस, कि छोटे छोटे गोल मिलाकर हम उसके एनालिसिस करेंगे। तो ये भी आंसर हमारा नहीं था। तो होपफुली आपको ये तीनों ही कॉन्सेप्ट याद रह जाएंगे। थोड़ा सा आप इस वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देख लेना, आपके लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आपके डीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से भी, केवीएस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, या फिर आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे क्वेश्चन या ऐसी टर्म्स का यूज हो सकता है। तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है, क्या बताता है? जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, की जो जेंडर है वो क्या है? सामाजिक अवतरण है। और आपको पता है भाई ये तो हमारे सीटेट का क्या है, एक टॉपिक भी बनता है, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, तो इसका आंसर बड़ा इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रेडिंग, कोडिंग, मार्किंग एंड क्रेडिट एक्यूमुलेशन सिस्टम्स आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ। यस, किस चीज के एग्जांपल हैं? ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किस चीज के उदाहरण है भाई? सिंबलाइजिंग पोजीशन। देखिए भाई, हम सिंबलाइजिंग वगैरह चीजें आएंगी तो हम उसको नहीं मानेंगे। रिपोर्ट कार्ड की जहां तक बात आएगी, हमारा ध्येय भाई रिपोर्ट कार्ड भी नहीं है। एक और मैं देख लेता हूँ, स्कोरिंग प्रोसीजर फॉर असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट, बिल्कुल सही बात है भाई, ये तो सही जा रहा है। इवेल्युएशन प्रोसीजर ऑफ आंसर शीट्स, नहीं, इवेल्युएशन का हमें कोई मतलब नहीं है भाई। हमारा असली ध्येय क्या है? जो विद्यार्थी हैं उनकी अचीवमेंट को, उनकी उपलब्धि का आकलन करने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। और आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट हेल्प्स द टीचर टू। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। यस, किस प्रकार से सहायता करता है? इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, बिल्कुल सही बात जा रही है भाई। ठीक है, और ऑप्शन भी देख लेते हैं। मेक एबिलिटी ग्रुपिंग ऑफ, नहीं, ग्रुपिंग ऑफ लर्नर्स हम कभी नहीं करेंगे। प्रिपेयर एक्टिविटी लॉग फॉर टीचिंग, नहीं, केवल टीचिंग के लिए तो है नहीं भाई, असेसमेंट का मेन चीज वो नहीं है ना। मेंटेन द परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ऑफ लर्नर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? परफॉर्मेंस रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए हम असेसमेंट कर रहे हैं क्या? ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी, जो शिक्षण शास्त्र हम या शिक्षण अधिगम विधियों का हम प्रयोग कर रहे हैं उसकी प्रभावशीलता, की भाई अगर हमने इस तरीके से पढ़ाया और फिर हमने असेस किया तो बच्चे ने कितना स्कोर किया या कितना कम किया, कितना ज्यादा किया, वो देखने के लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, या ये उसमें हमारी सहायता करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
इंक्लूसिव एजुकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, सबसे पहला ही मुझे साफ साफ नजर आ रहा है भाई, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी, समता एवं समान अवसर। जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है, समावेशी शिक्षा है, वो इसी बात के ऊपर टिका है कि भाई हमें सबको समान अवसर देने हैं और इक्विटी होनी चाहिए, समानता आनी चाहिए, समता आनी चाहिए। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट वाज इनेक्टेड इन द ईयर। यस, बात है भाई RPWD की, ठीक है, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की, या दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की बात चल रही है। और ये कब लागू हुआ? सिंपल सी बात है, ये हुआ था 2016 में या 2016 में ये लागू हुआ था। इससे पहले क्या था? PWD, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी था, और वो कब आया था? 1995 में आया था। लेकिन यहाँ पे RPWD पूछा है तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चिल्ड्रन विद इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी टॉट इन ए स्कूल हैविंग टीचर्स। यस, कैसे टीचर्स से पढ़ाना चाहिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाले बच्चों को? ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स, बिल्कुल सही बात है भाई। ट्रेन टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक इंडिविजुअल डिफरेंसेस, केवल स्पेसिफिक को पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ये गलत हो जाएगा। ट्रेन टू मेक देम होमोजीनियस लर्नर, देखिए होमो का मतलब होता है एक जैसा, और एक जैसे लर्नर होते ही नहीं है, सभी इंडिविजुअली डिफरेंट होते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा। टू टीच इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ क्लासरूम्स बेस्ड ऑन देयर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यस, डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ाएंगे क्लासरूम के, भाई अलग अलग सेक्शन कर दिए, अब आप पढ़ाएंगे उनको, ऐसा भी नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर नंबर 1 बिल्कुल सही है। ट्रेन टू यूज डिफरेंट पेडागोजी टू मीट देयर डाइवर्स लर्निंग नीड्स। ओके, यस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 इज द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 एंश्योर्स द राइट ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज फॉर फ्री एजुकेशन फ्रॉम। यस, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। देखिए भाई, एक सिंपल सी बात को समझ लेना, जो नॉर्मल बच्चों का होता है, जो सामान्य बच्चों के लिए होता है, वो होता है 6 to 14 ईयर्स, और वहीं जो दिव्यांगजन के लिए होता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, वो होता है 6 to 18 ईयर्स। और ये कब था? ये था 2009 RTE के अंतर्गत। लेकिन अब अगर हम जो नई NEP आई है 2020 में, उसके अकॉर्डिंग क्या कर दिया गया है, 6 से 18 को ही, सामान्य बच्चों को भी 6 से 18 वर्ष के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। लेकिन क्योंकि यह क्वेश्चन 2018 का है और 2009 के अकॉर्डिंग पूछा गया है और दिव्यांगजन की बात है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Providing teaching learning materials in accessible formats to the diverse learner implies विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश से है। और जो इसका आंसर है वो क्या है? यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं कि यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग होता क्या है। यस, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। यस, क्या है यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग? ये है जी यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। और ये क्या कहता है? इन दिस द टीचर डिजाइंस लर्निंग एक्सपीरियंसेस इन फ्लेक्सिबल वे। ठीक है जी, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लचीले ढंग से सीखने के अनुभवों को डिजाइन करता है जी, सिंपल सी बात है। और इसके बाद क्या है? It is a way of thinking about teaching and learning that gives all students equal opportunity to learn. ठीक है, तो एक सिंपल सी बात यह है कि भाई सभी बच्चों को हम कैसे अधिगम प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए हमें एक लचीला मेथड चाहिए। और उस डिजाइन को क्या कहते हैं? यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग। आप इतना समझ के चलें, और इसी के बिहाफ पे वो क्वेश्चन पूछा गया था। एंड सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 3, यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना, संशोधन करना इत्यादि में क्या अंतर्निहित है? डैश इन्वॉल्व सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज। देखिए भाई, एक होता है कोग्निशन, इस चीज को समझिए, संज्ञान, ठीक है, और एक होता है मेटाकोग्निशन। नाउ व्हाट इज मेटाकोग्निशन? हिंदी में देखिए साफ साफ लिखा है संज्ञान बोध, मतलब संज्ञान का बोध होना, संज्ञान का ज्ञान होना, या इंग्लिश में अगर मैं इसको कहूं, मेटाकोग्निशन इज कोग्निशन अबाउट कॉग्निशन। ये क्या होता है भाई? सेल्फ अवेयरनेस है, सेल्फ एनालिसिस जब हम करते हैं कि मैं कैसे सोचता हूँ, मेरा मस्तिष्क कैसे काम करता है, क्या क्या मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, क्या क्या मेरी वीकनेसेस हैं, जब मेरे सामने कुछ ये चीज आती है तब मैं कैसा बिहेव करता हूँ। मतलब जब हम अपने संज्ञान को खुद से ही समझना शुरू कर देते हैं तो वो क्या कहलाता है? संज्ञान बोध या मेटाकोग्निशन। और यही इस प्रश्न में दिया गया है, मेटाकोग्निशन इन्वॉल्व्स सेल्फ अवेयरनेस एंड कंट्रोल ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज। ओके, इसमें प्लानिंग, रिव्यूइंग, रिवाइजिंग वगैरह सब कुछ आ जाता है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, और यू कैन से संज्ञान बोध। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है, यस क्या कहा जाता है? सृजनात्मक सोच कहा जाएगा क्या? जी नहीं। अमूर्त सोच? देखिए अनुभवों की बात आई है तो अमूर्त सोच नहीं होगी, हाँ मूर्त सोच जरूर हो सकती है, और यही हमारा आंसर होगा कॉन्क्रीट थिंकिंग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16। टीचिंग लर्नर्स एट वेरिंग लेवल्स ऑफ डिफिकल्टी बेस्ड ऑन द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल लर्नर इज नोन एज। ठीक है जी, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को क्या कहा जाता है? यस, इसको कहा जाता है विभेदी अनुदेशन या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। यस, व्हाट इज डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है कि जब हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बच्चे के अकॉर्डिंग, हर बच्चे के अकॉर्डिंग एक डिफरेंट इंस्ट्रक्शन का यूज करके चलें कि भाई इस बच्चे को इस तरीके से समझ में आता है तो इसको हम इसी तरीके से पढ़ाएंगे, इस पर्टिकुलर को इस तरीके से समझ में आया तो हम इसको इस तरीके से समझाएंगे, तो वो क्या कहलाता है? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मेंटेनेंस इज द स्पेसिफिक स्टेज ऑफ लर्निंग विच इज एंटीसीडेंट टू डैश स्टेज ऑफ लर्निंग। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश चरण का पूर्ववर्ती है। देखिए समझना है अब इस चीज को, यहां पर यह पूछा गया है कि अधिगम का एक विशिष्ट चरण है, मतलब अधिगम के चरण से क्वेश्चन है ना, या लर्निंग स्टेजेस से क्वेश्चन है, द वेरी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या पूछी गई है कि जो मेंटेनेंस है या प्रतिपालन है वो किससे पहले आता है, वो किसका पूर्ववर्ती है, या वो किसका एंटीसीडेंट है। ओके, आपको होपफुली क्वेश्चन समझ में आया है। तो अभी हम देख लेते हैं लर्निंग स्टेजेस, कौन सी लर्निंग स्टेजेस होती हैं जिनके आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। यस, बात करते हैं लर्निंग स्टेजेस की। द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ लर्निंग इज एक्विजिशन, सेकंड वन इज प्रोफिशिएंसी, थर्ड इज मेंटेनेंस या प्रतिपालन जो कि हमारे क्वेश्चन में दिया गया है, फोर्थ वन इज जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, और फिफ्थ वन इज अडेप्टेशन या अनुकूलन। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि प्रतिपालन या मेंटेनेंस किसके पहले आता है या किसका पूर्ववर्ती है। तो भाई अब आपके सामने है ये किसका पूर्ववर्ती है, जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और जैसा कि यहां पर दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 इज जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण, और यही होगा हमारा आंसर। चलिए
आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जजोंग बिलीव्स दैट कॉग्निशन एंड इमोशन आर, जजोंग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश होते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए कॉग्निशन एंड इमोशन, तो आप हमेशा कहेंगे कि ये इंटर रिलेटेड हैं, इंटीग्रेटेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, एक दूसरे से मिले जुले हैं, अंतर संबंधित हैं, या इंटीग्रेटेड है, एकीकृत है। ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट ने यही माना है कि ये इंटर रिलेटेड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है जजोंग का, जो मानते हैं कि ये दोनों क्या है, इंडिपेंडेंट हैं या एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। आइए अब चल के मिल लेते हैं एक बार जजोंग से। यस, ये हैं हमारे रॉबर्ट जजोंग। ठीक है, सोशल साइकोलॉजिस्ट हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। सब ये मानते हैं कि भाई ये इन दोनों की पक्की दोस्ती है, ये दोनों एक ही हैं, दोनों इंटर रिलेटेड हैं। लेकिन जो मिस्टर जजोंग हैं वो क्या मानते हैं कि ये इंटर रिलेटेड नहीं है एक दूसरे से। ठीक है, ये एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, और जो उनकी थ्योरी है उसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इमोशन। और अकॉर्डिंग टू हिम इमोशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम कॉग्निशन। ओके, और यही हमारा आंसर होगा उस क्वेश्चन में, मीन टू से ऑप्शन नंबर 1। ओके, चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A teacher is teaching children by demonstration of a task to correct the performance of an already learned task. He is using dash method of teaching. पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देके सिखा रहा है। वह शिक्षण की डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, टीचर खुद करके दिखा रहा है, और जो खुद करके दिखाने का मतलब क्या है कि बच्चे अब उसको फॉलो करेंगे। और हम फॉलो किसका करते हैं, जो हमारे सामने मॉडल होता है ना। मतलब टीचर यहाँ पे क्या करके दिखा रहा है, मॉडलिंग करके दिखा रहा है। और ये क्वेश्चन बना कहाँ से है, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग से बना है ये क्वेश्चन। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग गिवन बाय एल्बर्ट बंदूरा। बंदूरा बोल लो, बेंड्यूरा बोल लो, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, एल्बर्ट बंड्यूरा की ये थ्योरी है, थ्योरी ऑफ सोशल लर्निंग। और वहां से बना है कि टीचर यहाँ पर प्रतिरूपण या मॉडलिंग करके दिखा रहा है कि भाई जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आपको भी ये टास्क करना है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। According to Mann and Janis, decision maker children analyze the problem, list the alternatives, and weigh each option from its advantages and disadvantages. This behavior reflects Mann और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। यस, क्या प्रस्तुत करता है, देखिए सबसे पहले जानते हैं भाई मैन और जेनिस के बारे में क्या है क्या नहीं है। तो ये हैं जी हमारे लियोन मैन और ये है इरविंग जेनिस, और इनकी एक बुक आई और बुक का नाम क्या था, डिसीजन मेकिंग, इरविंग जेनिस एंड लियोन मैन। ठीक है, इनकी एक बुक आई जिसमें इन्होंने बताया कि भाई डिसीजन मेकिंग में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसा व्यक्ति होता है जो डिसीजन मेकिंग करता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है। हमें उनसे ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है, हमें जो समझना है हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, दे प्रेजेंटेड ए मॉडल ऑफ डिसीजन मेकिंग इन 1977 in which they distinguished between vigilant and hyper vigilant decision making patterns। ठीक है जी, विजिलेंट एंड हाइपर विजिलेंट डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स। और अगर अब आपको क्वेश्चन याद है तो हमारे क्वेश्चन में इनमें से ही एक ऑप्शन दिया गया था, और वो क्या है, यस इट इज विजिलेंट या सतर्क, और यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, आमतौर पे इससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन पेपर में कुछ चीजें
ऐसी दी गई थी जो हमारे कन्वेंशनल पेपर्स में नहीं आती हैं, लेकिन फिर भी हमें इनको जानना अब आवश्यक हो चुका है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। इन डैश थिंकिंग ए चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर इवेल्युएट्स द ट्रूथ और लाइक्लीहुड ऑफ स्टेटमेंट्स। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। बड़ा इजी क्वेश्चन है, किस आधार पर करता है भाई? लॉजिकल वे से करेगा, तार्किक आधार पर करेगा, तो यही हमारा आंसर रहेगा। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टास्क इन विच द चिल्ड्रन गेट एक्सपीरियंस वाइल एंजॉयिंग देमसेल्व्स इज नोन एज। जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे डैश कहा जाता है। यस, किस प्रकार का? देखिए, बच्चे क्या है, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और वो उसको इंजॉय भी कर रहे हैं। अब जो ग्रहण करने वाला क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है या कंज्यूमर होता है? प्रोड्यूसर कौन होता है? जो देता है, ठीक है, और कंज्यूमर कौन होता है? जो लेता है। तो मतलब ये किस टाइप का टास्क होगा? कंज्यूमर टाइप टास्क, और यही है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टी सेंसरी अप्रोच इन टीचिंग लर्निंग इज द साइमल्टेनियस use of visual, auditory, tactile and dash senses to enhance learning। बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में शिक्षण संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। यस, ये जो हमारा क्वेश्चन बना है, ये बना है कहाँ से? स्टाइल्स ऑफ लर्निंग से। स्टाइल्स ऑफ लर्निंग मतलब एक बार जल्दी से देख लेते हैं। यस, देखिए, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि हमारे लर्निंग के बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। उन्हीं में से ये कुछ एक हैं, जैसे कि विजुअल है, म्यूजिकल है, वर्बल है, काइनेस्थेटिक है, मैथमेटिकल है, सोशल है, सोलिटरी है। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई कुछ बच्चे होते हैं वो देखकर सीखते हैं, कुछ म्यूजिकली या सुनकर सीखते हैं। आपने देखा होगा ना, कुछ लोग बना होते हैं वो अपने ही गाने बना लेते हैं कुछ याद करने के लिए, एक अलग ही धुन बना लेते हैं। वो क्या है? म्यूजिकल स्टाइल ऑफ लर्निंग, या यू कैन से ऑडिटरी स्टाइल ऑफ लर्निंग। कुछ भाई बात करके, बोलकर सीखते हैं, कुछ फिजिकली या काइनेस्थेटिक मतलब खेल कर सीख पाते हैं, कुछ लॉजिक से सीखते हैं, कुछ सोशल सीखते हैं, औरों के साथ मिलकर सीख पाते हैं, और कुछ होते हैं भाई अकेले बैठ के सीखते हैं। दीज आर द वेरी डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ लर्निंग। ठीक है, अब जो हमारा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है? विजुअल भी दे रखा है, ऑडिटरी भी दे रखा है, और एक और दे रखा है टेक्टाइल। टेक्टाइल मतलब छूकर। ठीक है जी, जब हम छूकर चीजों को याद रखते हैं, समझते हैं। और वहीं पर ऑप्शन में एक दिया गया है काइनेस्थेटिक, जो कि होगा हमारा आंसर। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं एक बार अपने क्वेश्चन को। एंड यस, ये है हमारा काइनेस्थेटिक, मीन टू से ऑप्शन नंबर 4 विल बी राइट, गति बोधक। ओके, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डेवलपमेंटल फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ द बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरीज आर एक्सट्रीमिटीज डिनोट्स दैट। अंदर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है उसको क्या कहते हैं? वेरी इजी क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। इट इज प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। ठीक है जी, एक होता है अपना सिफेलोकोडल। सिफेलोकोडल क्या होता है? ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है जी, और एक होता है प्रोक्सिमो डिस्टल, मतलब अंदर से बाहर की तरफ जो डेवलपमेंट होता है वो। और यू कैन से सेंटर टू पेरिफ्री। और इसका एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो आपको पता है भाई, बच्चा पहले चीजों को ऐसे पकड़ता है, उसके बाद ही ऐसे पकड़ता है। मिंटू से पहले कंट्रोल यहाँ आता है, बाद में बच्चे का कंट्रोल उंगलियों पर पहुंच सकता है। ठीक है, तो ये जो डेवलपमेंट है ये क्या होगा? प्रोक्सिमो डिस्टल, अंदर से बाहर की तरफ कंट्रोल जाना या डेवलपमेंट होना। ओके, तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। स्कूल इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन वेयर। कैसा है भाई? स्कूल रूटीन्स ऑक्यूपाई सेंट्रल, यस, सेंट्रल पोजीशन किसकी होगी भाई? जो चिल्ड्रन होगा वही है। यस, ये रहा, स्कूल चिल्ड्रन ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन। यस, इट इज आवर आंसर, क्योंकि भाई हमारा तो क्या चल रहा है? बाल केंद्रित है ना, तो बस सीधी सी बात है, सेंटर में कौन होगा? बच्चा। यस, क्वेश्चन नंबर 26। If you join a teacher fraternity and choose to dress like most of the others in your group, you are exhibiting। Yes, हम क्या कर रहे हैं?
हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से समझ पाएंगे, समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं कि भाई जैसे समूह है वैसा ही मैं बन जाता हूं, वैसा ही ड्रेस कोड मैं पहन लेता हूं। तो ये होगा हमारा आंसर कन्फर्मिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस, यस वेरी इजी क्वेश्चन, कौन सी स्टेज में होता है पियाजे के अकॉर्डिंग? यस, सेंसरी मोटर स्टेज या संवेदी गामक अवस्था, जो हमारी सबसे पहली स्टेज होती है। जीन पियाजे ने साफ साफ कहा है that at the end of sensory motor stage each and every child attains the ability of object permanence। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम इज प्लान्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ, यस किस पर्सपेक्टिव से बनाया गया है? सीधी सी बात है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन प्रोग्राम के हिसाब से बनाया ना, बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अनुसार बनाया है। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिटवीन डैश मंथ्स ऑफ एज most children begin to combine words into short sentences while speaking। yes, short sentences में कब करने लग जाता है बच्चा भाई? yes, आपने सभी ने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जब बच्चा 1.5 से 2 साल का होता है तो वो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है, और यही हमारा टाइम पीरियड है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एंड इट विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। द कॉन्सेप्ट ऑफ IQ was developed by, बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, या किसने दी थी भाई? देखिए इस क्वेश्चन को कईयों ने गलत किया था, लेकिन इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या था? ऑप्शन नंबर 2, स्टर्न। ठीक है, स्टर्न के द्वारा ये दिया गया था। मैक्सिमम ने जो गलत किया था वो क्या किया था? उन्होंने टर्मन लिखा था। ठीक है, लेकिन टर्मन गलत है। टर्मन गलत क्यों है? देखिए मैं एक बार थोड़ा सीक्वेंस बता देता हूँ। सबसे पहले बिने ने 1905 में जो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट था वो बनाया, बिने साइमन टेस्ट। ठीक है, उसके बाद में इसके अलग अलग संस्करण आते रहे, 1908 में, 1911 में, आप सभी को पता है। ठीक है जी, ये बाद में आते रहे इसी के। आफ्टर दैट 1912 में स्टर्न ने, ये जर्मनी के थे, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया किसका? IQ का या इंटेलिजेंस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट दिया स्टर्न ने, लेकिन इसका प्रयोग सबसे पहले किया 1916 में टर्मन ने, जब उन्होंने बिने साइमन टेस्ट में कुछ संशोधन करके उसका नाम रखा क्या? स्टैनफोर्ड बिने स्केल। जब उन्होंने ये किया उसी टाइम पे इन्होंने इसके अंदर यूज किया किसका? IQ के कॉन्सेप्ट का। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि IQ का कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आपका आंसर स्टर्न सही है। और IQ के कॉन्सेप्ट को सबसे पहले स्टैनफोर्ड बिने में प्रयोग किसने किया, तो आपका आंसर सही है क्या? टर्मन। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा? स्टर्न, ऑप्शन नंबर 2। तो होपफुली आपको इस वीडियो लेक्चर में काफी बातें नई समझने को मिली होंगी, सीखने को मिला होगा। वीडियो को यहां तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड स्टे ट्यून्ड विद पवित्रा अकेडमी।